बात बढ़ते देख वेंकटेश्वर राव के साथ मैं बैठक में आ गया। अभी तक ये दोनों कहाँ पर थे? डाइनिंग हॉल में थे, जहां पर ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अब वहां पर ऐसा हो गया कि रमा इतनी ज्यादा चिढ़ गई, और इतना ज्यादा चिढ़ने के बाद में क्रोधित होकर के और बुरा मान करके ये सारी अपनी बात कर डाली कि मेरे मायके में कोई नौकर चाकरों की कमी नहीं थी, गाड़ी वाड़ी सब कुछ था, लेकिन यहाँ पर मैं नौकर बन के बैठ गई हूँ। तो लेखक को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था। तो ऐसे में वेंकटेश्वर राव लेखक को लेकर के बैठक में आ गए, ड्राइंग रूम में आ गए। वेंकटेश्वर राव ने सिगरेट का केस आगे बढ़ाते हुए कहा, यार मैं जानता हूँ तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, पर मेरी कसम तुम एक सिगरेट तो पी लो, नहीं मत कहो वरना मुझे दुख होगा। और वहां पर सिगरेट का केस आगे बढ़ा दिया लेखक के आगे वेंकटेश्वर राव ने, और कहा कि मुझे पता है कि तुम नहीं पीते हो, पर फिर भी मेरे लिए मेरी कसम है तुम्हें कि एक तो पीनी पड़ेगी, इतने दिनों बाद आए हो, और मना करोगे तो मुझे दुख होगा। मैं उस हालत में राव को अप्रसन्न नहीं करना चाहता था। सिगरेट जलाकर कश लेते हुए मैं सोचने लगा कि राव के घर में नाहक तनाव आ गया। अभी देखिए, अब लेखक भी इतने दिनों बाद आए थे अपने मित्र से मिलने, तो वो भी अपने मित्र को अप्रसन्न नहीं करना चाहते थे, दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक सिगरेट ले ही ली और सोचने लग गए कि यार यहाँ आकर के लग रहा है कि यार इसके घर में अब कितना तनाव हो गया, ठीक है, झगड़ा हो गया एक दूसरे का, पता नहीं अब क्या होगा। तो वो ये सब बात सोच रहे थे। राव ने एस्ट्रे लाकर टिपाई पर रखा। ये एस्ट्रे एक 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 ऐसी वस्तु होती है जिसमें शायद सिगरेट जब बुझ जाती है या खत्म हो जाती है तो उसके जो पीसेस होते हैं वो डाल दिए जाते हैं। वो लाकर के टिपाई पर यानी कि एक स्टूल पर रख दिया। मेरी उत्सुकता जागी। वह चांदी का बना था। अब लेखक को थोड़ा सा अजीब लगा और वो उत्सुक होकर के उनको ये दिखाई दे रहा था कि ये तो चांदी का बना हुआ है, उल्टे पैर के जूते की आकृति का था। ठीक है, लेफ्ट पैर के जूते की आकृति का बना हुआ एस्ट्रे, ये तो बड़े अजीब सा था, और वो भी चांदी का। ये देख करके लेखक को बड़ा ही अजीब लग रहा था, उत्सुक हो रहे थे। इस किस्म का एस्ट्रे मैंने पहली बार देखा था, और पहली बार ही देखा था, हमने तो सुना ही पहली बार है। मैंने पूछा, यार तुमने इसे कहां से खरीदा? अब लेखक ने पूछ ही लिया। ये चांदी का जूता जो हम शुरू से अभी तक कहानी पढ़ रहे हैं वो अब आया है इस कहानी में। अब लेखक ने पूछा अपने मित्र से कि यार ये कहां से खरीदा? राव दार्शनिक की भांति गंभीर हो गया। दार्शनिक की भांति गंभीर हो गया यानी कि एक बहुत गहरी सी सोच में पड़ गया, क्योंकि इसके पीछे एक राज है और वो थोड़ा एम्बेरस करने वाला है। वो सुनिए। फीकी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठी। फीकी मुस्कान यानी दिखावटी मुस्कान, दिखाने की। दोस्त, मैं तुमसे क्यों छिपाऊं? यह एस्ट्रे मेरे थोते आदर्शों का उपहास करने वाला अविस्मरणीय चिन्ह है। अब राव अपने मित्र से जो कोई बात नहीं छुपा सकते बताने लगे कि मैं तुमसे क्या ही छुपाऊं, छुपाने वाली बात तो है नहीं। ये मेरे थोथे आदर्श यानी कि उनके कुछ आदर्श थे, उनके कुछ लॉ थे वेंकटेश्वर राव के, और वो क्या थोथे हो गए। थोथे यानी कि जिनकी जिनको कहेंगे कि जो मजबूत नहीं थे, बहुत ही कमजोर पड़ गए। जो उनके आदर्श थे उनको वो कभी तोड़ना नहीं चाहते थे। अपने लॉज को, अपने जो उनके कुछ लॉ थे उन्होंने अपने लिए बनाए थे, कानून बनाए थे, अपने अपने लिए जो उन्होंने कानून बनाए थे वो कैसे कमजोर पड़ गए। ठीक है, उनका उनके कानून पर उपहास करने वाले अविस्मरणीय चिन्ह है, यानी कि जो उन्होंने नियम कानून अपने लिए कुछ बनाए थे उसका मजाक उड़ाने वाला अविस्मरणीय यानी कभी ना भूलने वाला ये चिन्ह है, ये एस्ट्रे। तुम जानते हो हमने कॉलेज में पढ़ते समय शपथ ली थी कि हम
भूल कर भी दहेज न लेंगे। और जो उनका कानून था वो ये था कि हम कभी भी दहेज नहीं लेंगे। अब बात समझ में आई कि ये जो चांदी का जूता है ये एक व्यंग्य परक कहानी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वेंकटेश्वर राव ने अपने लिए कुछ नियम कानून बनाए थे और यहाँ पर उन नियम कानूनों का मजाक है वो जूता। उन नियम कानूनों का मजाक है क्योंकि दहेज नहीं लेना चाहते थे वेंकटेश्वर राव, और वेंकटेश्वर राव का दहेज के साथ में ये जूता मिला है। ये उन पर एक व्यंग्य है कि ये जूता देखने में जो चांदी का है, सुंदर भी दिख रहा है, पर ये एक अविस्मरणीय चिन्ह है जो वो कभी नहीं भूल सकते, एक याद है जो वो कभी नहीं भूल सकते कि उनका मजाक है। ये उनका मजाक उड़ाया है कि उन्होंने कुछ कानून बनाए थे, वो उनसे माने ही नहीं गए, अपने ही लिए नहीं माने गए, तो उनका ये मजाक उड़ाया गया है। तुम जानते हो ना, कॉलेज में हमने पढ़ते हुए शपथ ली थी कि हम कभी भूल कर भी दहेज ना लेंगे। यह भी जानते हो हमने अपने विवाह के समय इसका पालन भी किया, पर क्या बताऊं। और वेंकटेश्वर राव उदास होकर के बताते हैं कि देखो हमने अपने नियम कानून का पालन भी किया था, अपने विवाह में मैंने दहेज नहीं लिया, पर अब क्या बताऊं, जब मेरे पुत्र सुरेश के विवाह का प्रश्न उठा तब मैंने बिना दहेज के एक मित्र की कन्या के साथ रिश्ता पक्का किया। वेंकटेश्वर राव उदास होकर के अब बताता है कि मैंने तो दहेज अपनी शादी में लिया नहीं, लेकिन जब मेरे पुत्र सुरेश के विवाह की बात आई तब एक जगह शादी करने की बात की, रिश्ता पक्का किया मेरे मित्र से ही, और दहेज के बिना। मेरी श्रीमती जी को वह रिश्ता पसंद नहीं आया, पर यहाँ पर पत्नी रमा को ये बात पसंद नहीं आई। यहाँ सास बहुत ही लालची है, उसको ये बात पसंद नहीं आई कि बिना दहेज की शादी, खुद बिना दहेज के आई थी इस घर में, लेकिन अपने पुत्र के विवाह में उसको दहेज चाहिए। तो ये समाज में हमारे आज भी भारत समाज में हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो कन्या का विवाह होता है उसके माता पिता आज भी परेशान होते हैं दहेज देने के लिए, और जो जो पुत्र के माता पिता होते हैं वो इसी आंख में बैठे रहते हैं, वो इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि जब पुत्र का विवाह होगा तो दहेज लेकर आएगी बहू और घर दहेज से भर जाएगा। तो उस पर वेंकटेश्वर राव जैसे लोग जो हैं उन्होंने अपने लिए ये एक नियम बनाया था, और यहाँ पर उनकी पत्नी भी उसी समाज में से आती है जिसको दहेज चाहिए। तो वे बहुत दुखी होते हैं और बताते हैं अपने मित्र को कि किस तरह से रिश्ता पक्का किया था बिना दहेज के, लेकिन यहाँ पर श्रीमती जी को पसंद नहीं आया रिश्ता। कई अच्छे परिवारों की लड़कियों के पिताओं ने मेरे घर की अनेक बार परिक्रमाएं की, यानी चक्कर लगाए। अच्छे अच्छे घर परिवार के लड़कियों के पिताओं ने बहुत चक्कर लगाए मेरे घर के, किंतु देवी रमा उन भक्तों की दक्षिणा पर प्रसन्न नहीं हुई। लेकिन अपनी पत्नी से वो क्रोधित होते हुए बताते हैं कि उनकी पत्नी जो है देवी रमा है, उनको उन भक्तों की, जो उन कन्याओं के पिता थे जो मेरे बेटे से अपनी कन्या का विवाह करना चाहते थे, पर यहाँ पर ये जो देवी रमा है ना, इनको उनकी दक्षिणा यानी कि उनके दहेज से ये सहमत नहीं हुई। इनको तो दहेज चाहिए और वो भी ज्यादा चाहिए, तो इस वजह से उन सारे भक्तों का रिश्ता ठुकरा दिया। आखिर मैंने यह रिश्ता तय किया। रमा ने सीमा को देखा, पसंद किया, रिश्ता पक्का भी हो गया। निमंत्रण पत्र भी छप गए। विवाह में केवल 15 दिन रह गए थे। रमा सोच रही थी कि सीमा के पिता सिविल सप्लाई अफसर हैं, उन्होंने दोनों हाथों से खूब कमाया होगा। अब रमा ने ये सोचा था कि जो सीमा के पिता हैं सिविल सप्लाई अफसर हैं, ये एक अच्छी पोस्ट है, तो दोनों हाथों से खूब कमाया है तो बेटी के विवाह में तो खूब देंगे, इसीलिए सीमा ने ये रिश्ते को पसंद किया था।
इसका कारण ये था, बिना मांगे हजारों की दक्षिणा मिल जाएगी, ऐसा रमा को लग रहा था कि सीमा के पिता इतनी सारी दक्षिणा दे देंगे। आखिर ना मालूम कैसे उसके कानों में यह भनक पड़ी कि सीमा के पिता बड़े ही भद्र पुरुष हैं और ईमानदार हैं। अब सीमा के पिता के बारे में रमा को ये बात मालूम पड़ गई, उसके कानों में ये भनक पड़ गई कि सीमा के जो पिता हैं वो एक भद्र पुरुष और ईमानदार हैं। ये भद्र पुरुष क्या होता है? भद्र पुरुष होता है जो बहुत ही समझदार होते हैं वैसे, और ईमानदार भी हैं, यानी कि ईमानदार व्यक्ति हैं। ठीक है, तो सीमा के पिता एक भद्र पुरुष, बहुत समझदार हैं, बहुत ही सम्माननीय हैं और ईमानदार व्यक्ति भी हैं। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली किसी से किसी के काम की, इसलिए वह विवाह ठाट से तो करेंगे किंतु दहेज में एक भी पैसा ना देंगे। देखिए, समाज को बदलने के लिए ऐसे कुछ ही लोग होते हैं, ठीक है, और उसमें से ये सीमा के पिता भी थे और वेंकटेश्वर राव भी थे। ठीक है, तो वेंकटेश्वर राव ने सीमा का विवाह अपने पुत्र से पक्का कर दिया और रमा ने भी इस वजह से पक्का करा कि उसको ये लग रहा था कि जो सीमा के पिता हैं वो एक अफसर हैं और उन्होंने खूब कमाया है, तो दहेज में हजारों के नोट तो दे ही देंगे, ऐसा उसको लग रहा था। इस वजह से उसने भी पक्का कर दिया। उसको भी रमा को भी सीमा अच्छी लगने लगी थी। ठीक है, पर यहाँ पर ये तब तक नहीं पता था, सीमा को ये बात तब तक नहीं पता थी जब तक उसने ये रिश्ता पक्का कर दिया था और सब कुछ शादी के कार्ड वगैरह भी छप गए थे कि वो एक भद्र पुरुष और ईमानदार हैं, वो विवाह बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, विवाह बहुत अच्छा करेंगे, ठाट से करेंगे, पर दहेज देने के वो भी खिलाफ है। ये बात रमा को पता नहीं थी। जब सुंदर, सुशील एवं योग्य कन्या को हम कन्यादान की रस्म अदा कर सौंपते हैं तो दक्षिणा क्यों चुकाएं? और ये बात सीमा के पिता की एक उनकी मान्यता थी कि जब सुंदर, सुशील एवं योग्य यानी कि गुणों वाली कन्या को हम कन्यादान की रस्म अदा कर सौंपते हैं यानी कि उसके ससुराल में सौंपते हैं, तो दक्षिणा क्यों चुकाएं? तो हम दक्षिणा क्यों दें जब पुत्री दे रहे हैं जो कि सुंदर है, सुशील है, गुणों वाली है, समझदार है। और उसकी तारीफों में तो पहले ही बता चुके हैं वेंकटेश्वर राव कि वो वेंकटेश्वर राव की पत्नी ने खुद ही बता दिया कि वो कितनी ज्यादा सुशिक्षित है। उसके बाद में उसके पिता यानी सीमा के पिता क्यों दे दक्षिणा, उनकी ये मान्यता थी। मैंने भी कभी सीमा के पिता से दहेज की मांग नहीं की थी और वेंकटेश्वर राव भी समझदार थे, इसलिए उन्होंने भी कभी दहेज की बात नहीं की थी। रमा मुझ पर दबाव डालने लगी कि मैं सीमा के पिता से दहेज की रकम की बात पक्की कर लूं। अब यहाँ पर वेंकटेश्वर राव की पत्नी रमा, जिसका स्वभाव हम लोगों को पता चल गया है कि एक लालची, बहुत ही बड़ी लालची और अपनी बहू से काम करवाने वाला है स्वभाव, पूरा मतलब टिपिकल जो सीरियल में दिखाते हैं ना जैसी सास होती है, वैसा ही स्वभाव यहाँ पर किसका है? रमा का, अपनी बहू सीमा के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर रमा ने वेंकटेश्वर राव को दबाव डाला कि सीमा के पिता से दहेज की बात पक्की कर लो। पक्की करने के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा था। आखिर मैं विवश हो गया। झिझकते हुए मैंने सीमा के पिता के कानों में वह बात डाल दी। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, भाई साहब, कई लोग 1-2 लाख रुपयों के दहेज का लोभ दिखाते हैं, मेरे घर आए, लेकिन मैंने उन सभी रिश्तों को ठुकरा दिया।
मैं सिर्फ लड़की को योग्य, सुशील और सुंदर देखना चाहता था, लेकिन मेरी श्रीमती कुछ और सोचती हैं। मैं यही कहूँगा कि हम दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उचित रकम अवश्य दें। अब वेंकटेश्वर राव करते भी क्या? उनकी पत्नी उन पर इस तरह का दबाव बना रही थी, उन्हें प्रेशराइज कर रही थी कि कुछ दहेज की बात करके आओ। अब दहेज की बात पक्की करने के चक्कर में यहाँ पर दबाव में आकर के झिझकते हुए वेंकटेश्वर राव ने सीमा के पिता से ये बात कह दी कि बहुत सारे रिश्ते आए थे, लाख 2 लाख और 2 लाख की बात कर रहे थे, लेकिन उनका लालच मैंने नहीं लिया, मैंने उनसे विवाह पक्का नहीं किया। पर मेरी पत्नी नहीं मान रही। मैं तो लड़की में यही गुण देखना चाहता हूँ कि वो सुंदर है, सुशील है, सुयोग्य है, लेकिन मेरी पत्नी कुछ और सोचती है। इसलिए दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए कुछ उचित रकम अवश्य दें। अब कहना पड़ गया वेंकटेश्वर राव को, दहेज की बात कहनी पड़ गई कि रकम दहेज में दें। ये शब्द कहकर मैं घर लौट आया। अब ये शब्द कहकर वेंकटेश्वर राव घर लौट आए। वह भले मानुस थे, मुझ पर नाराज भी ना हुए। सीमा के पिता बहुत समझदार थे, भले मानुस थे, जिन्होंने वेंकटेश्वर राव को पलटकर कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि शादी निमंत्रण पत्र छप गए हैं, लोगों को मिल चुके हैं, तो अब वो कर क्या सकते थे सीमा के पिता? अब तो वो फंस गए हैं विवाह के बंधन में, उन्हें बांधना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, नाराज नहीं हुए वेंकटेश्वर राव से। लेकिन मैंने घर लौटकर रमा को सूचना दी कि अच्छी खासी रकम दहेज में मिल जाएगी, तुम फिक्र मत करो। और वेंकटेश्वर राव ने अपनी पत्नी को कहा कि ठीक है, मिल जाएगी अच्छी खासी रकम, तुम फिक्र मत करो। विवाह के दिन तक रोज वह मुझे तंग करती रही कि तुमने यह क्यों नहीं कहा कि 50,000 रुपयों का दहेज मिलने पर ही हम आपकी कन्या को ब्याहेंगे। और विवाह के दिन तक वेंकटेश्वर राव को इस बात का ताना मारती रही, सुनाती रही कि तुमने 50,000 रुपए की बात क्यों नहीं करी, कि 50,000 रुपए दोगे तभी हम तुम्हारी कन्या अपने पुत्र के साथ में ब्याहेंगे। जैसे वेंकटेश्वर राव के भाई की बहू आई थी, 50,000 रुपए लाई थी, वैसे ही यहाँ पर वेंकटेश्वर राव की पत्नी रमा को भी 50,000 रुपए वाली बहू चाहिए थी। मैंने 1 सप्ताह बाद सुना कि सीमा के पिता ने राइस मिल्स एसोसिएशन के सदस्यों को अपने घर बुलाया था। अब मैंने यानी कि वेंकटेश्वर राव ने ये सुना था कि सीमा के पिता ने राइस मिल्स एसोसिएशन के सदस्यों को अपने घर बुलाया था। राइस मिल्स एसोसिएशन ने कन्या को एक बहुत बड़ा चांदी का बर्तन भेंट किया। अब इस एसोसिएशन ने ये जो आई थी, इसके जो सदस्य घर पे आए थे सीमा के घर, उन्होंने सीमा को एक बहुत बड़ा चांदी का बर्तन भेंट किया था। वही बर्तन हमें दहेज में प्राप्त हुआ। अब वो बर्तन दहेज में लेकर के भी आई सीमा। मेरी श्रीमती जी ने विवाह संपन्न होते ही वह बर्तन लेकर कमरे में सुरक्षित रख दिया। अब रमा क्योंकि दहेज चाहती थी और दहेज में चांदी का बर्तन देखा, बहुत प्रसन्न हुई और घर के अंदर बर्तन को कमरे में सुरक्षित रख दिया। चांदी का बर्तन था, सुरक्षित रखना था। मुझे अलग से बुलाकर बर्तन का ढक्कन खोला। उसकी आंखें विस्मय से चमक उठी। नोटों के बंडलों से वह बर्तन भरा हुआ था। रमा ने वेंकटेश्वर राव को कमरे में बुलाया और बर्तन का ढक्कन खोला। उस बर्तन में उसकी आंखें यानी रमा की आंखें विस्मय से चमक रही थी, क्योंकि उसमें नोटों के बंडल पड़े हुए थे। बहुत सारे बंडल उस बर्तन में भरे पड़े थे। जो वो चाहती थी वही बंडल नोटों के भरे पड़े थे।
रमा ने सारे बंडल जमीन पर उड़ेल दिए, यानी जमीन पर पलट दिए वो सारे के सारे बंडल नोटों के। इतने सारे नोट थे, उसमें कुल मिलाकर 60,116 रुपए थे। अब देखिए 50,000 की मांग कर रही थी रमा यहाँ पर कितने मिल गए? 60,116 रुपए मिले। रमा सीमा के पिता की उदारता की प्रशंसा करती रही, बड़ी खुश हुई कि सीमा के पिता कितने अच्छे हैं, उन्होंने इतने सारे रुपए दे दिए दहेज में। वे सभी नोट एकदम नए थे। मुझे तो डर लगा कि कहीं ये जाली नोट तो नहीं है, क्योंकि जाली नोट यानी कि नकली नोट से शायद वो फंस सकते थे। रमा रुपयों के बंडलों को एक बॉक्स में सजाने लगी, यानी एक बॉक्स में रखकर उन्हें सजाने लगी। इतने सारे रुपयों के बंडल थे, उनको देख करके बड़ी प्रसन्न हुई थी, उनको सजा रही थी एक बॉक्स में। मैंने बर्तन में हाथ डाला तो कोई और चीज हाथ लगी, वह चांदी का जूता था। अब उस बर्तन में जिसमें ये सारे नोट थे वो निकाल करके रमा ने एक बॉक्स में सजाने के लिए रखे, और वेंकटेश्वर राव ने उस बर्तन में हाथ डाला कि और क्या है, तो क्या निकला उसमें? वह चांदी का जूता था। मेरे समधी ने वह जूता मेरे सिर पर नहीं दिल पर मारा था। अंत में वेंकटेश्वर राव लेखक बालशौरी रेड्डी को बताते हैं कि उनके संबंधी ने, यानी कि सीमा के पिता ने वेंकटेश्वर राव को वह जूता उन नोटों के ऊपर रख करके दिया, जो कि उनके सिर पर नहीं उनके दिल पर मारा, क्योंकि उनका क्या मानना था कि कन्या उनको किस तरह की चाहिए? सुंदर, सुशील, सभ्य, ये सारे गुण चाहिए थे। पर दहेज भी उन्होंने ले ही लिया, मांग ही लिया, जो कि उनके कानून, उनके नियम कानूनों के खिलाफ था। ये दुख उन्होंने, वेंकटेश्वर राव ने अपने मित्र बालशौरी रेड्डी के साथ में व्यक्त किया। तो समझ में आई होगी सभी को कहानी की ये क्या थी। ये हमारे समाज में फैली हुई एक कुप्रथा, दहेज के ऊपर लिखी गई कहानी है, जिसमें लेखक ने व्यंग्य करके समाज पर अपने व्यंग्य के प्रश्नों के बाण छोड़े हैं, यानी कि किस तरह से ये लालची समाज कन्या में गुण भी देखता है और उनसे मोटी रकम लेकर के उनका विवाह भी करता है। तो ये जो कुप्रथा है, इसका अंत जो वेंकटेश्वर राव लेखक और सीमा के पिता जैसे लोग चाहते हैं, और बहुत मनुष्य हैं भी जो चाहते हैं कि दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा ना हो, उसी को बढ़ावा देने के लिए है। इस कहानी से जो हम सीखते हैं वो यही सीखते हैं कि हमें ये इस प्रथा का अंत करने में अपना भी समर्थन देना चाहिए। ये प्रथा अगर बढ़ती रहेगी तो समाज में रमा जैसे लोग ही दिखाई देंगे और सारी की सारी कन्याओं के विवाह सिर्फ एक मोटी रकम पर ही आधारित होकर रह जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। धन्यवाद।